हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूँ एडवोकेट करण और हम लोग देखने वाले अपना आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का मॉक टेस्ट। तो इसमें क्या करना है, आपको आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आते हैं ये बात आपको नोट करनी है, बताना है कमेंट में। दूसरी बात, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये मॉक टेस्ट जो भी है हम वहाँ पर डाल देते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which article grants the president the power to grant pardons, respites or remission of punishment? आर्टिकल 61, 72, 123, 143 या फिर 161। तो इसका आंसर हमारा आर्टिकल 72 और प्रेसिडेंट की पावर 72 में है और गवर्नर की पावर क्या है, आर्टिकल 161, ठीक है। बट लिमिटेशन है गवर्नमेंट की, गवर्नर की पावर में। गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस का जो पनिशमेंट होता है वो पार्डन नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states, which article codifies this jurisdiction? आर्टिकल 131, 132, 136, 142 या फिर 143। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा आर्टिकल 133, 31, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले एक चीज और, आर्टिकल 136 में क्या दिया गया है ये बात जरूर बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी व्हिच इंश्योर्स दैट only the inconsistent part of a statute is declared void and not the entire statute is rooted in which article of the constitution? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 21 या फिर 32। ओके तो इसका आंसर हमारा आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 को कई बार चेंज करने की कोशिश की गई है और इसको जुडिशियल रिव्यू का भी आर्टिकल कहते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसको मिस कर देते हैं, बट ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस्ड विच सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो एनजेसी की स्थापना की गई थी, या जीएसटी, या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, या फिर एंग्लो इंडियन वाली बात कही गई थी? तो 103वां संविधान संशोधन था, ये बात करता है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के, ओके। और ये पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बीएनएस a new distinct offense of snatching has been introduced to address street crimes, which section specifically defines the penalizing snatching? सेक्शन 301, 302, 303, 304 या फिर 309। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल इसका आंसर हमारा सेक्शन 304, ओके। स्नैचिंग की बात करता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया डाला गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बीएनएस द सब्सटेंटिव ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज नाउ स्ट्रक्चरली डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 61, 109, 111, 120 या फिर 141? ओके तो इसका आंसर हमारा इससे पहले, आंसर से पहले आप ये चीज देख लो, अगर आप लोग आईपीएस लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स की नीड है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको इसमें। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज और 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो फुल मॉक टेस्ट में आपको 100 ईच क्वेश्चन मिलेंगे हर मॉक में, और बैंकिंग लॉ को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है उसमें। और 50 कैंडिडेट्स जो आते हैं पहले उन्हें 349 का ये पड़ेगा, उसके बाद में 399 का हो जाएगा। कैसे मिलेगा आपको ये, आपको जस्ट व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप पर आपको सारी डिटेल्स और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 61 में ये दिया गया है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी उसको इन्होंने कोडिफाई कर दिया यहाँ पर अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीएनएस introduces a reformative penal paradigm by officially recognizing a new form of punishment for petty offences under section 4 of the BNS। तो क्या है वो पनिशमेंट, तो वो पनिशमेंट केमिकल कस्ट्रेशन है, पब्लिक शेमिंग, कम्युनिटी सर्विस, सॉलिटरी कंफाइनमेंट या फिर बैनिशमेंट फ्रॉम स्टेट लिमिट्स। तो आपने देखा होगा पहले 5 तरीके की पनिशमेंट थी बट अब 6 हो गई है, तो एक है हमारी कम्युनिटी सर्विस,
ओके, तो पनिशमेंट आप देख लेना, कई सारे तरीके की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ लैंडमार्क लेजिस्लेटिव शिफ्ट द BNS addresses mob lynching under section 1032 when a group of 5 or more person commits a murder on grounds of race, caste or community. What is the minimum mandated punishment? 7 years of rigorous imprisonment, 10 years लाइफ imprisonment, डेथ पेनल्टी या फिर 5 years ऑफ imprisonment। आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा लाइफ imprisonment। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, in order to convert a proposal into a promise, acceptance must be conditional या and reasonable या फिर absolute and unqualified या expressed in a formal written deed या accompanied by earnest money या फिर subject to final negotiations। आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट अ सम a specific sum to be paid in case of a breach, which constitutes a genuine pre-state of damages. Under the Indian Contract Act 1872, such a stipulation is governed by Section 73, 74, 75, 124 या फिर 151। आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a continuing guarantee is defined under the Indian Contract Act as a guarantee which extend to a series of transactions. How can a continuing guarantee be revoked by surety as to future transactions? Only by an order of civil court या फिर by giving notice to the principal debtor only या by giving notice to creditor या it cannot be revoked once executed या फिर publishing a notice in local newspaper। ओके, तो इसका आंसर हमारा by giving notice to the creditor। ठीक है। सेक्शन 130 याद रखना। और गारंटी से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो बिल्कुल गारंटी की तरफ गारंटी वाला सेक्शन जरूर पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अ बेली हैज in accordance with the purpose of the bailment rendered any service involving the exercise of a labor or skill in respect of the goods billed, he has, in the absence of a contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration. The right is known as जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, प्लेज या फिर हाइपोथिकेशन। तो इसका आंसर आप लोग दो। थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हमारा पार्टिकुलर लीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंपनीज एक्ट व्हाट इज द लिमिट स्टैट्यूटरी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 2 लोग चाहिए होते हैं। ये बात कई बार बता चुका हूँ, तो इसमें बिल्कुल गलती मत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजंस मैंडेटेड क्वालिफाइंग कंपनीज टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑन CSR एक्टिविटीज विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट कोडिफाइज दिस रिक्वायरमेंट? 128, 134, 135, 149 या फिर 186। 135 याद कर लेना CSR में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी अदर देन अ 1% कंपनी मस्ट होल्ड एन annual general meeting within what maximum time frame from the date of closing of the financial year? 3 months, 9 months, sorry 6 months, 9 months, 12 months या फिर 45 days। आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा 6 मंथ्स के विद इन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द BR एक्ट एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया मस्ट ट्रांसफर अ स्पेसिफाइड percentage of its net profit to a reserve fund before declaring any dividend. What is the minimum statutory percentage? 10%, 15%, 20%, 25 या फिर 30%। तो इसका आंसर हमारा 20% भेजना पड़ता है। ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से। सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट explicitly prohibits a banking company from engaging in the business
ऑफ ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो सेक्शन 6 कहता है ये बात, या 8 या 9, 19 या फिर 21। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 8 ये बात बोलता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जरूर पढ़ना, किसी भी सेक्शन के ना एक्सेप्शन जरूर पढ़ा करो अगर मिला करें, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देने को नहीं बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द बीआर एक्ट इन द इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू इशू बाइंडिंग directions to banking companies in the public interest or to prevent affairs from being conducted in a detrimental manner? सेक्शन 22, 35A, 36, 45 या फिर 47A। ओके, तो इसका आंसर हमारा 35A में ये बात बोली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आरबीआई एक्ट द स्टैंडर्ड रेट एट विच द आरबीआई इज prepared to buy or rediscount bills of exchange or other commercial paper eligible for purchase is termed as the bank rate. Which section defines this? सेक्शन 22, 42, 45ZA, 49 या फिर 24। ओके, तो आंसर आपको पता है इसका क्या? इसका आंसर हमारा 49, ठीक है। पढ़ना एक बार जरूर सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 45ZB of the RBI Act to determine the policy rate required to achieve the inflation target. What is the statutory total composition number of members of the MPC? कितने लोग होते हैं एमपीसी में, पता है? एमपीसी में होते हैं 6 मेंबर्स, जिसमें आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 1 आरबीआई और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। ओके, याद रखना ये स्ट्रक्चर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक फेल्स टू मेंटेन द स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशियो अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट, व्हाट इमीडिएट पनिटिव एक्शन इज ट्रिगर्ड? Cancellation of banking license within 24 hours, या imposition of penal interest on the shortfall amount, या mandatory replacement of the board of directors, या suspension of clearing house privilege, या फिर imprisonment of the bank CEO। तो इसका आंसर हमारा penal interest उस पर लग जाएगा, बैंक पर कितना लगेगा ये देख लेना, 3% बैंक रेट प्लस 3% on the first day of default and बैंक रेट प्लस 5% on subsequent consecutive day। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, बैंक रेट्स और ये, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पीपीटी आपको मिली जाएगी टेलीग्राम पर, तो दिक्कत की बात वहां पर नहीं होगी, ठीक है। वहां से प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना। नेक्स्ट चीज हमारी क्वेश्चन, द अंडर द एनआई एक्ट अ पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check before the amount becomes payable and without sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title is called holder in due course, holder for value, endorsee, drawer in case of need या फिर accommodating party। और इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ एनआई एक्ट, एनआई इज स्ट्रिक्टली required to hold parties liable. However, Section 98 of the NI Act lists exceptions under which of the following circumstances is notice of dishonor not necessary: when it is dispensed with by the party entitled to it, या फिर when the drawer has countermanded payment, when the party charged could not suffer damage for want of notice, या when the party entitled to notice cannot after due search be found। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। याद रखना पांचों की चारों कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 142 ऑफ द एनआई एक्ट which court possesses with the minimum statutory jurisdiction to try an offence under section 138 dishonor of check। तो स्टूडेंट्स इसको इम्पोर्टेंट समझना, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिविल कोर्ट देखता है ऐसे मामले, या कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, या हाई कोर्ट, या फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो नहीं पढ़ा है 138 पढ़ लेना। इसमें जो जेएमएफसी होते हैं वो देखते हैं, ये हटा दो क्योंकि अब नहीं हटे रहे हैं, अब ये बीएनएस से हटा दिया गया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाला काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी
The doctrine of constructive res judicata operates as to bar a party from raising issues in a subsequent suit which might and ought to have been made at ground of defense or attack in the former suit. This specific rule is embedded in which explanation of section 11, explanation 1, 3, 4, 6 या फिर 8। तो बता देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन 4 में दिया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पढ़ लेना। और जो एग्जामिनर है उनके फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वाला, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 148A of the CPC 1908, a caveat may be lost by a person claiming a right to appear before the court on the hearing of an application. What is the statutory lifespan of a lost caveat? मतलब कैविएट का लाइफ टाइम कितना होता है? तो कैविएट का लाइफ टाइम होता है हमारा 90 डेज। ओके, लगाई क्यों जाती है? लगाई इसलिए जाती है, मान लो कि आप कोई केस जीत गए और सामने वाला आपकी अपील कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा ऐसे, लेकिन आप जब उससे अपीलेट कोर्ट में, जिस कोर्ट से केस जीते हो उसके अपीलेट कोर्ट में कैविएट लगा दोगे, तो जैसे ही वो व्यक्ति केस फाइल करेगा, अपील फाइल करेगा आपके खिलाफ, तो आपको नोटिस दे दी जाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपना भी डिफेंस रख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी deals with explicitly with the granting of temporary injunction and interlocutory orders। तो इस पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ऑर्डर 1939 में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसए replaces the Indian Evidence Act, the core principle of estoppel which prevents a person from denying the truth of a statement he has previously made to induce another to act is now codified under which section of BSA। तो इसको हमारा 121 में दिया गया है, ठीक है, याद रखना। स्टॉपल, रूल ऑफ स्टॉपल, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वाला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रूल ऑफ स्टॉपल वाला पढ़ लेना एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द बीएसए, द फंडामेंटल रूल रिगार्डिंग द burden of proof, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist in found in। तो कहाँ फाउंड होते हैं ये? तो ये होते हैं हमारे सेक्शन 104 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द बीएसए, स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ हिज डेथ commonly known as dying declaration are relevant under which specific provision? सेक्शन 24, 26, 32, 35 या फिर 40। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन 26 में डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेबी एक्ट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी in 1988, in which year did SEBI acquire absolute statutory powers by an act of parliament? 1992, 1992, 1995, 1999, 2002। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1992 में सेबी एक्ट आया था, तो उसी से सेबी को पावर मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द सेबी एक्ट, द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल established to hear appeals against SEBI orders. A bench of SAT must be constituted by the presiding officer with a specific composition. What is the mandatory composition? One presiding officer and one judicial member, या one presiding officer and two technical member, या फिर one presiding officer and two members, या फिर three judicial member, या फिर five members headed by a retired judge। ओके, तो इसका ये याद रखना, वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड टू मेंबर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 15G ऑफ द सेबी एक्ट, what is the maximum statutory penalty that can be imposed by the adjudicating authority officer for the offense of insider trading? 1 crore, 10 crore, 3 times amount of profit made, whichever is higher, या फिर 25 crore, और 3 times of amount of profit whichever is higher, या फिर imprisonment up to 10 years, या फिर 5 करोड़। तो याद रखना इसको 25 करोड़ होता है, मिनिमम 25 करोड़ माना जाएगा, और मैक्सिमम ये रहता है कि अगर मान लो कि आपने 75 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो 3 गुना उसका हो जाएगा, तो आपको करीब करीब 225 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, पेनल्टी के तौर पर। नेक्स्ट है अंडर द सरफेसी एक्ट, द पार्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन, modification or satisfaction of any security interest must be filed with the central registry with the standard statutory time limit for this registration from date of creation.
15 days, 30 days, 45 days, 60 days या फिर 90 days। ओके, तो इसका आंसर हमारा 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सरफेसी एक्ट, any person aggrieved by an order of TRT may file to the appeal to the appellate tribunal. However, the appeal shall not be entertained unless the borrower deposits a certain percentage of the debt। और कितना है वो डेट वो देखना है, 10%, 25, 50%, 75 या फिर 100%। मार्क कर लीजिएगा स्टार मार्क इस पर, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको एक नंबर देकर ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा 50% माना जाएगा, ठीक है। और डीआरटी के पास एक पावर है डीआरटी के पास में कि ये 25% भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द फेमा एक्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर जनरली फ्रीली परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली prohibited or restricted, which section of FEMA governs current account transaction? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, 6 या फिर 7। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेमा एक्ट an authorized person means an authorized dealer, money changer or offshore banking unit authorized by the RBI to deal in foreign exchange. Which section defines authorized person? सेक्शन 2A, सेक्शन 2C, सेक्शन 2M, 10 या फिर 11। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 2C याद रखिएगा, ठीक है। Next question, under the IBC code, upon the admission of a CIRP application, the adjudicating authority mandates a moratorium, prohibition, institution of suits, execution of judgments and alienation of suits assets against the corporate debtor. Which section orders this moratorium? तो सेक्शन 14 याद रखना इस बारे में, ठीक है। मोरेटोरियम की बात करता है, और मोरेटोरियम क्या होता है, ना ही का मोरेटोरियम जब हो जाता है ऑर्डर मोरेटोरियम का, तो ना कंपनी किसी को शू कर सकती है, ना कंपनी को कोई शू कर सकता है, ना ही कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कर सकती है, ना ट्रांजेक्शन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नोटिफिकेशंस अंडर सेक्शन 4 ऑफ द आईबीसी कोड, व्हाट इज द करंट मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द सीआईआरपी प्रोसेस? रेज 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 5 करोड़। ओके, तो ऐसे थ्रेशोल्ड याद रखिए, पेक्यूनरी वगैरह की लिमिट्स आ जाती हैं एग्जाम में, और ये है हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन डी 1 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर द मोर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे द मोर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मोर्गेज प्रॉपर्टी absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon a payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called an simple mortgage, mortgage by conditional sale, या यूजर मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज या फिर इक्विटेबल मॉर्गेज। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी इंग्लिश मॉर्गेज बोलेगी। इंग्लिश मॉर्गेज में प्रॉपर्टी पूरी तरह ट्रांसफर हो जाती है, फिर दोबारा से पेमेंट देने के बाद वापस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction which directly involves any right to immobile property, the property cannot be transferred to otherwise dealt with by any party to the suit. This is the doctrine of lis pendens, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड पहले से कोई सूट चल रहा है, तो प्रॉपर्टी जो है सेल वगैरह नहीं की जाएगी, यही बात दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 without a parallelism shift in Indian contract enforcement, what is the fundamental charge change regarding the granting of specific performance of a contract? It is now entirely barred for commercial contract, yeah, it remains entirely discretionary for civil courts, या फिर it has been made mandatorily statutory rule subject to limited exception, या it is available to government entities, या फिर it requires mandatory pre-litigation mediation for 1 year। तो इसका आंसर सी है, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पर्सन टाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट as to property may institute a suit against any person denying his title to such character or right, and the court may make a declaration that he is so entitled. Which section of the specific relief act deals with it? सेक्शन 20, 34, 36, 38 या फिर 41।
ओके, तो ये डिक्लेरेशन की बात करता है, डिक्लेरेशन डिक्री, तो ये सेक्शन 34 में दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, डिक्लेरेटरी डिक्रीज की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम्स ट्रांसलेट्स टू इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। मतलब इग्नोरेंस फैक्ट एग्जीक्यूटेड, इग्नोरेंस जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो एक्सक्यूज हो सकता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं। जैसे कि आपके कोई नॉर्मली जानकारी में कोई फैक्ट नहीं है, आपने कोई काम कर दिया तो आपको उस चीज पर आपको क्या प्रॉफिट मिल जाएगा कि आपको फैक्ट नहीं पता था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अ, मेरी वो जो है जेब में ड्रग्स रखना इलीगल नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कानून है ड्रग्स के ऊपर, तो ये आप नहीं कह सकते। अगर आपकी जेब में ड्रग्स हैं तो आपको जेल होगी, आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स रखना इलीगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया propound the basic structure holding that the parliament's power। ये तो केस सुनकर पागल हो गया हूँ मैं तो, केशवानंद भारती का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस लिमिटेशन एक्ट 1963 an appeal or application may be admitted after the prescribed period if the applicant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period, which section provides for condonation of delay। सेक्शन 3, सेक्शन 5, 14, 18 या फिर 21। ओके, तो इसका है सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग और इन द टाइपरिटन or printed form, then such requirement is deemed to be satisfied if such information is rendered in an electronic form, which act and section codify this legal recognition of electronic records। BSA सेक्शन 61, IT एक्ट सेक्शन 4, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10A या फिर कंपनीज एक्ट या फिर फेम एक्ट। तो ये तो हटाई दो तीनों के तीनों, अब रहेगा दो, तो उनमें से एक है IT एक्ट का सेक्शन 4, ठीक है, पढ़ लेना, बहुत अच्छा सेक्शन है ये, जो कि रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन टू एंटरटेन ओरिजिनल कंप्लेंट्स। तो क्या है बताओ, स्टेट डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन की, तो ये है हमारी 50 लाख से 2 करोड़, ठीक है, और 2 करोड़ से ऊपर किसकी है, वो है नेशनल कंज्यूमर फोरम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 लिस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज स्ट्रिक्टली कंपल्सरी, विच सेक्शन लिस्ट द डॉक्यूमेंट फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज प्योरली ऑप्शनल। कौन सा है, सेक्शन 16, 18, 21, 49 या फिर 50। आसपास का ही सेक्शन होगा तो दो तो एलिमिनेट ही कर दो, तीन एलिमिनेट कर दो, ये दो रहेगा, इनमें से एक होगा, तो हमारा सेक्शन 18 ये बात करता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रस्ट एक्ट अ ट्रस्ट इज extinguished under several circumstances including when its purpose is completely fulfilled becomes unlawful on the trust property is contemplated destroyed, which section governs the extinction of a trust। सेक्शन 11, 46, 58, 77 या फिर 78। आंसर दो आप लोग इसका आंसर हमारा सेक्शन 77। ओके, तो आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, नहीं आई कोई बात नहीं, कमेंट डाल देना, डिसलाइक कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं पर ये PPT मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, कोई सवाल है, क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हो कमेंट में। और बाकी ये नोट्स की बात आ गई, नोट्स अगर जिससे भी चाहिए तो वो ले सकता है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट से नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे हर मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हो तो ये मॉक टेस्ट ये ले सकते हो, पूरा का पूरा प्रिपरेशन बंडल, ये 349 का मिलेगा, स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी 50 कैंडिडेट्स के लिए, उसके बाद में 399 का हो जाएगा। और लेना कैसे है, बस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, वहीं पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।